नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, कितना फर्क होता है गरीब में, विकासशील में और विकसित में? आप कहेंगे बहुत फर्क है। सोमालिया का नाम लो तो गरीब है, भारत का नाम लो तो विकासशील देश है, और अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया का नाम लो तो विकसित देश है। जब हम विकासशील और विकसित देश की बात करते हैं तो दिमाग में पहली पिक्चर आती है कि विकासशील यानी कि डेवलपिंग नेशंस के अंदर गरीबी बहुत है। ऐसी बात नहीं है कि विकसित देशों में गरीबी नहीं हो, वहां भी आपको छोटी मोटी गरीबी मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका में भी लोग गरीब हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़े बहुत आपको गरीब लोग मिल जाएंगे, न्यूजीलैंड में भी थोड़े बहुत मिल जाएंगे। और हो सकता है कि आ, अमेरिका से भी एक बहुत ज्यादा रिच नेशन है स्विट्जरलैंड, हो सकता है वहां भी आपको कुछ गरीब लोग मिल जाएं। लेकिन ओवरऑल वो विकसित देश यानी कि काफी धनी देश माने जाते हैं। लेकिन वो धनी देश जिनका बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि नैतिकता वाली हो, उनको हमेशा ज्यादा मान सम्मान मिलता है। इसलिए आम जिंदगी में देखो, सड़क पर आ, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस से डील कर रहे हैं या किसी एजेंसी से डील कर रहे हैं तो आपको करप्शन ना के बराबर मिलेगा। अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फिनलैंड हो, नॉर्वे हो, तो वहां पे जो मूल्य हैं, जो नैतिकता है, अधर्म नहीं है, पाप नहीं है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो उन देशों को उन देशों से अलग कर देती हैं जो हो सकता है अमीर हों, लेकिन वो बेईमान भी वहां पर ठग और मक्कार बहुत मिल जाते हैं। जापान अमीर देश है, लेकिन अपने चरित्र के लिए और बेहतर रूप से जाना जाता है, क्योंकि वहां का चरित्र कहते हैं कि वो जर्मनी की तरह, या वो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, ब्रिटेन से भी बेहतर है कि वो अपने चरित्र के ऊपर बिल्कुल भी समझौता नहीं करते हैं। आम भाषा में, हालांकि वहां भी करप्ट लोग हुए, ऐसी बात नहीं, प्रधानमंत्री भी करप्ट हुए जापान के अंदर, और अभी भी जो प्रधानमंत्री है किशिदा, उनके ऊपर भी इल्जाम आ रहे हैं करप्शन के। तो छोटा मोटा भ्रष्टाचार या भ्रष्ट आचरण या छोटा मोटा अधर्म पाप तो सब जगह मिल जाते हैं। अगर हम साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे सामने एक विकसित राष्ट्र की कल्पना के रूप में एक सोने की लंका भी आती है, यानी कि रावण की सोने की लंका। कहते हैं कि वहां पर सुख और समृद्धि बहुत हुआ करती थी, चारों ओर क्या कहते हैं कि सोना चांदी, यानी कि हर घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं। लेकिन वहां नैतिकता का वास नहीं था, वहां मर्यादा का वास नहीं था, अधर्म और पाप था। इसलिए सोने की लंका सोने की होकर भी अधर्मी लंका थी। कल को भारत जब विकसित देश बनेगा, जो मोदी जी बनाना चाहते हैं, हो सकता है हम कुछ सालों में विकसित बन भी जाए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल में। लेकिन इस देश में अगर साथ साथ अधर्म और पाप भी बढ़ता चला जाएगा, मैनिपुलेशंस बढ़ते चले जाएंगे, अनैतिकता और अमर्यादा और बढ़ जाएंगी, जिधर देखो लुटेरे होंगे। आपको एग्जांपल देता हूं, पिछले साल जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है उसके अनुसार भारत में 35.5 लाख केसेस रजिस्टर किए जाते हैं। अब 35.5 लाख केस तो वही हो सकते हैं जहां पूरा का पूरा अराजकता का वास हो, पाप और अधर्म का वास हो, और उनमें से भी 4 लाख से ज्यादा केसेस हैं वो सिर्फ यूपी के अंदर रजिस्टर्ड है। अब इसके अंदर पोक्सो के केसेस भी हैं, हत्या, बलात्कार, अपहरण, लुटेरे, चोर, ठग, इतनी भारी मात्रा में। और जो कल मेरे पास नए आंकड़े आए कि इसमें यह बताया गया कि साइबर ठगी के अंदर भारत के अंदर 18% भारत के नागरिक कभी ना कभी साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। चाहे 500 गए, 1000 गए, 2000 गए, 20,000 गए, 20 लाख गए, लेकिन हुए। ये बहुत बड़ी संख्या है। 25 करोड़ लोगों को ठग लिया गया, और बाकी जो 82 करोड़ बच्चे हैं उनमें से भी आधे ठगे गए हैं, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करते। ये 25 करोड़ वो केस है जो रिपोर्टेड केस है। अब यहाँ पे रिपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, यहाँ पे रिपोर्ट का मतलब ये भी है कि आपने बैंक को इन्फॉर्म किया कि मेरे अकाउंट से किसी ने 10,000 निकाल लिए, 20,000 निकाल लिए, अभी आपको पता लगा कि मैं कार्ड तो मेरे पास पड़ा है, तो मेरे नाम से पैसे कौन निकालता चला जा रहा है। और ये कॉमन घटना है। आप सोचिए, 25 करोड़ लोग अगर ठगी का शिकार हो रहे हैं एक साल में एक देश के अंदर, तो फिर वो देश की नैतिकता कहां जाएगी। यानी कि कल को अगर हम विकसित देश ही बन जाते हैं, हम सोने की लंका बन जाते हैं, लेकिन चारों तरफ ठग, लुटेरे, पापी, अधर्मी, और राजनीति के अंदर वो सारे लोग
जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरफ तो देवता होते हैं, एक तरफ राक्षस होते हैं यहाँ पर। तो क्या जो राक्षसी प्रवृत्ति अगर बढ़ती चली जाएगी समाज के अंदर, और वो राक्षसी प्रवृत्ति समाज से उठकर फिर अन्य जो भाग हैं, हमारे वर्ग हैं, चाहे वो हमारी क्या कहते हैं पॉलिटिक्स क्यों ना हो, चाहे कोई और विंग क्यों ना हो, आपको हर जगह वही नजर आएगी। जब समाज के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, तो ऊपर भी तो लोग वही आएंगे ना जो वहां से चुन के जाते हैं। ये चिंता का कारण है। अगर भारत, विकसित भारत, सोने की लंका वाला मॉडल है कि जहां पर ठगी, मक्कारी, लुटेरे, चोर, बलात्कारी, हत्यारे हैं, तो ऐसा भारत नहीं चाहिए। इससे अच्छा गरीब भारत दे दो, जो नैतिकता वाला हो, मूल्यों वाला हो, सच्चाई वाला हो, ईमानदार वाला हो। हमारे साथ बात करने के लिए आज हैं मीनू जैन जी और अरुण कुमार शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मीनू जैन जी, बड़ा अलग टॉपिक लिया आज मैंने। हमें सोने की लंका नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ढोल पीट पीट के दुनिया को कहें कि हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, और फिर साथ में ये कहें कि भाई हमारे पास तो 85 करोड़ को खाने को रोटी भी नहीं है, और हमारे यहाँ 25 करोड़ लोगों को साइबर ठगी का शिकार होना पड़ गया, और हमारे यहाँ 35 लाख केस, 35.5 लाख केस वो दर्ज किए गए जो चोरी के, चकारी के, ठगी के, बलात्कार के, हत्या के, अपहरण के और बाकी। तो शर्म तो आएगी ना कहीं मेरी जान जी। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, हम एक पैमाने पे थोड़ी अनैतिक देश है। हमारे यहाँ तो अनैतिकता, पाशविकता, अत्याचारों का एक लंबा सिलसिला चला आ रहा है और वो आज तक जारी है। कहने के लिए आपने कहा कि अब हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारी जो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, उसमें जाति के आधार पे अत्याचार, धर्म के आधार पे अत्याचार, लिंग के आधार पे अत्याचार आज तक बंद नहीं हुए हैं। आप पहले तो लिंग के आधार पे ही ले लीजिए। अगर आप इतनी बड़ी सोने की लंका हैं, तो वहां अत्याचार किस तरीके से महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं, आप ये देख लीजिए। महिला जो मणिपुर का सबसे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ी पशुता, पाशविकता, बर्बरता नहीं हो सकती जो वहां पे हुई महिलाओं के खिलाफ। महिला पहलवानों के खिलाफ देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए। आप गुल्ली सुल्ली डील के जरिए महिलाओं की बोली लगाई जा रही थी इस देश के अंदर, मुस्लिम महिलाओं की। ये हमारी नैतिकता के मानदंड है। फिर आप आ जाइए, आप जाति के ऊपर आ जाइए। ये तो मैंने मोटा मोटी स्त्रियों के बारे में बात किया, जो कि बिल्कुल लीडिंग केसेस है। इसके अलावा और कोई आएगा तो और बता देंगे आपको। आप जाति के आधार पे आ जाइए। आप जो जाति के आधार पे आज भी दलितों के साथ जिस तरीके का उनका शोषण और अत्याचार होते हैं, मतलब उनको ये तक नहीं है कि वो बारात में अपने घोड़ी पे चढ़ के, जो हमारे यहाँ परंपरा है कि उस पे चढ़ के अगर बारात निकाल ले तो उनका क्या हश्र किया जाता है मार पीट के। आप सभी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं इस बात को कि किसी दलित ने मूंछ रख ली तो उसको उच्च जाति के लोगों ने कितना पीटा इसका, कि उसके लिए ये एक अपराध है। मतलब जिन विकसित देशों की बात हम कर रहे हैं, अगर वो सुने इन बातों को तो वो तो हॉरर के मारे उनकी तो दांत दबा ले, उंगलियों के दांत के नीचे उंगली दबा ले वो तो, कि ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर। आप जाति के आधार पे आप गुजरात में देख लीजिएगा, जो हुआ था ऊना में, कोड़े मारे थे उनको नंगा करके, लोगों को, दलित लोगों को, जो कि कुछ गाय का काम करने जा रहे थे, खाल का कुछ काम वो लोग करते। और धर्म के नाम पे आप देख लीजिए, धर्म के नाम पे तो चला ही आ रहा है युगों से। अब ये मॉब लिंचिंग इसमें सबसे नया एडिशन था कि किसी माइनॉरिटीज के वर्ग विशेष के लोगों को, और उनको भीड़ के हत्थे चढ़ जाए वो, या उनको किसी के ऊपर शुबह हो जाए कि इनके पास किसी खास जानवर का मांस है इसकी झोले में या इनके घर में, शुबह के बेस पे ही पीट पीट की हत्याएं कर दी गई, चलती ट्रेन में हत्याएं कर दी गई। तो ये हमारी सोने की लंका जो है हमारा, इसका ये है। और जो आपने वर्ग के बारे में बताया, 2 वर्ग जो बने हुए हैं कि कुछ सीमित लोगों के हाथ में पूरे देश की वेल्थ है और बाकी 85 करोड़ सरकारी अनाज पे निर्भर है। तो ये हमारी है इगैलिटेरियन सोसाइटी, इसको हम कहते हैं, कि जिसका हम दम भरते हैं। कहां से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, हम कौन से पैमाने पे हम अपनी बात करें। मैं आपको एक लेटेस्ट उदाहरण, अभी कल मैं न्यूज़पेपर में, मैंने उस पे किसी पोर्टल पे पढ़ रही थी, गुजरात में हुआ है। मतलब न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ाना किसको कहते हैं। गुजरात के किसी व्यापारी का कुछ किसी ने मुकदमा किया उसके ऊपर, फॉर्जरी का या धोखाधड़ी का कुछ किया, तो वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने वहां पे सुप्रीम कोर्ट पे अपनी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई
और कोर्ट ने उसको बेल दे दी, एंटिसिपेटरी बेल दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बावजूद गुजरात की पुलिस उसको पकड़ के ले गई और 3 दिन थाने में बंद कर दिया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से। तो उसके बाद रिलीज होने के बाद वो व्यक्ति फिर कोर्ट पहुंचा और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है और कहा है, बोले कि ये गुजरात इस देश के कानून से बाहर है क्या? ये इस तरह की जो कंटेम्प्ट के कोर्ट केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये गुजरात से ही क्यों होते हैं? और उन्होंने कहा है कि एक खबर और भी है जी, झारखंड जामताड़ा में कुरान भी जला दी गई है मस्जिद से निकालकर। अब ये इंडिया में बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, आप इसको देख सकते हैं। जामताड़ा झारखंड के अंदर, जामताड़ा जहां का एक्चुअली साइबर गैंग है, जामताड़ा झारखंड के अंदर मस्जिद में से कुरान निकाल के जलाई गई। और इंसिडेंट को अभी वायरल हो रहा है एक्चुअली ये, लेकिन उसको दबाने की कोशिश की जा रही है कि इससे कुछ सामाजिक सद्भाव बिगड़ ना जाए। आप सर्च कर सकते हैं, ये मैंने आज देखा, मैं भी हैरान हुआ हूँ एक्चुअली। एक चीज मैं बोल दूं, कल एक बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारी जो स्मृति ईरानी जी है वो सऊदी अरेबिया गई है मुसलमानों की हज का इंतजाम देखने, कि हमारे मुसलमान भाइयों के लिए हज का सही इंतजाम हुआ है या नहीं है। अरे तुम्हारे देश में तो कुरान जलाई जा रही है उनकी, और आप वहां दुनिया को दिखाने के लिए गए कि हम बड़े वेलविशर हैं अपने माइनॉरिटीज के। मतलब इस तरह के पाखंड से बाज आए, किसका बेवकूफ बना रहे हैं? एक तरफ आप वहां ये करने जा रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, और यहाँ पे आप अनरेस्ट्रिक्टेड, देखिए इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, अनसोशल एलिमेंट्स ने जी, उनकी हिम्मत कैसे होती है? उनके पीछे कोई बैकिंग होती है ना। जो मैं आपको गुजरात का केस बता रही हूँ और आपने जो जामताड़ा का केस बताया है, इसमें सत्ता का या कुछ रसूखदार लोगों का वरद हस्त होता है उनके ऊपर, तभी हिम्मत होती है। जागरण की रिपोर्ट है, मतलब मैं कोई ऑथेंटिक उससे बता रहा हूँ, बड़ा न्यूज़पेपर है कि जामताड़ा में हंगामा, माहौल खराब करने की कोशिश, अराजक तथा धार्मिक ग्रंथ को जलाया। नीचे पढ़ेंगे तो अंदर आपको हो जाएगा कुरान को जलाया गया इसके अंदर। ये अब ये जो दिनेश जी आपने जो ये किस्सा बताया है, ये पूरे देश में आग लगाने के लिए काफी है। शायद हो सकता है उसी लिए किया गया, अगर समय रहते इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो 11 दिन कुछ काम करेंगे नहीं अब, वो तो अभी वहां बैठ गए हैं अनुष्ठानों में। आपने पढ़ा भी होगा मोदी जी की ट्वीट कि मैं 11 दिन अनुष्ठान में हूं। तो देश का प्रधानमंत्री तो अभी बैठा हुआ है 11 महीने के लिए अलग इस देश से, वहां चाहे कुरान जले या वहां पे कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता रहे, कुछ भी होता रहे, प्रधानमंत्री जी तो अभी अपनी रसोई से बाहर निकलेंगे नहीं। तो ये चल रहा है इस देश के अंदर। तो अब इस देश के इस पे टिप्पणी क्या करें? हम क्या टिप्पणी करें? हम ही दोषी करार दे दिए जाएंगे, हमें ही अभी पुलिस आ जाएगी हमें अरेस्ट करने की, तुम शांति व्यवस्था बिगाड़ने की और आग लगाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये इस देश के अंदर कानून का राज रह कहां गया है? इतना ये जो अभी मैं धर्म के ऊपर आधारित जो ये धर्म के आधारित जो ये हिंसा होती है, इसके ऊपर कोई रोक लगी नहीं है और उल्टे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसमें तो अब पहले तो ऐसी नफरत थी भी नहीं दो समुदायों के बीच में, धार्मिक समुदायों के बीच में, जो कि आज है। आज का माहौल देखिए आप, किस किस तरह के वीडियोस आपके वायरल होते रहते हैं ट्विटर पे, खास समुदाय के लोगों के प्रति हिंसक जो वारदातें होती हैं, देख के आपकी रूह कांप जाए। तो ये क्या होता है? ये अंदर नफरत जो भरी हुई है उसका ही मैनिफेस्टेशन है कि आप इतनी बुरी तरह से सामने को वाले को पीट रहे हैं कि आप चाहते हैं कि ये मर जाए मेरे पीटने से, इस हद तक पीटते हैं। तो ये ना केवल हम लोग ऊपरी जो हम अपने व्यवहार में, हम अपनी शारीरिक हिंसा कर रहे हैं, हम मानसिक हिंसा में भी लगे हुए हैं। तो लाइलाज बीमारी हमारे यहाँ बनती जा रही है। जी।